तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया माइंड मैप का। आज हम स्टार्ट करें अपने माइंड मैप का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो उम्मीद है कि आपको कल वाला चैप्टर समझ में आया होगा, और आज हम फिर कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि संयोजकता 4 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन में आबंध, यानी जब भी कोई कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है तो उसके मध्य कौन सा आबंध पाया जाता है, तो उसके मध्य या कार्बन कार्बन परमाणु के अलावा ही दूसरा कोई तत्व के परमाणु किस आबंध द्वारा कार्बन से जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं सहसंयोजी आबंध द्वारा। जब भी कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं सहसंयोजी आबंध द्वारा, या कार्बन कार्बन परमाणु के अलावा कोई परमाणु जो जुड़ता है कार्बन से वो जुड़ता है सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी कार्बनिक यौगिक टूटते हैं समांतर, तो उसमें ना विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। यानी कार्बनिक यौगिक में समांतर विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? सहसंयोजी आबंध ये होता है कि जब भी कोई तत्व के मध्य या तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से बने हुए आबंध को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। क्योंकि सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इस कारणवश इनके मध्य में सहसंयोजी आबंध में तत्वों के जो परमाणु हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से ये इनका निर्माण होता है। आयनिक बंध की अपेक्षा सहसंयोजी आबंध एक कमजोर बंध है, ठीक है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक, सहसंयोजी आबंध का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है आयनिक बंध की अपेक्षा, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध, जिस ऐसे पदार्थ के या ऐसे तत्व के परमाणु जिनके मध्य केवल एकल इलेक्ट्रॉन का साझा से बना हुआ बंध को हम कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध। इसी प्रकार द्विसहसंयोजी बंध में एक ही परमाणु के केवल 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बने हुए आबंध को हम कहते हैं द्विसहसंयोजी आबंध। त्रिसहसंयोजी आबंध जैसे कि एक ही 2 परमाणुओं के मध्य, 2 तत्वों के परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा से बने हुए आबंध को हम कहते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध। अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन का चारों ओर से फैल के जुड़ने की प्रकृति। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? तो श्रृंखलन होता है कार्बन में दूसरे कार्बन से जुड़ के लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन में इसी गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन। जबकि हम इसका दूसरा पढ़ेंगे कार्बन परमाणु का अन्य तत्वों के परमाणु से आबंध। कार्बन परमाणु का अन्य तत्वों के परमाणु, क्योंकि कार्बन परमाणु केवल कार्बन परमाणु से ही नहीं जुड़ता, दूसरे परमाणुओं से भी जुड़कर वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने का कार्य करता है। जैसे कि आप मान के चलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, नाइट्रोजन जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, बाकी हाइड्रोजन ग्रुप के सारे तत्व जुड़ जाते हैं। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये भी सारे हाइड्रोजन समूह से आते हैं, ये भी जुड़ते हैं। इस प्रकार से बने परमाणु को हम कहते हैं विषम परमाणु। और इसके कारण जो भी अलग अलग तरह के परमाणु जब कार्बन के साथ जुड़ती है तो कार्बन में भिन्न भिन्न प्रकार के या विशेष प्रकार के उसमें गुण उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक वो कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, जैसे कि एल्केन। अब इसके जस्ट सामने असंतृप्त कार्बन। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो, तो उनको हम कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जैसे कि एल्कीन हुआ, एल्काइन हो गया। अब इसमें ये होता है कि
संतृप्त कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ तक मुझे ये पढ़ाना था। अब इसके आगे आपको पढ़ाना एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। इसके लास्ट में जब भी आपको नामकरण करते हैं सबसे लास्ट में यानी अनुलग्न में एन लगता है। अब एल्कीन के सुनिए, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसका लास्ट में लगने वाला इन होता है। लास्ट में लगने नामकरण के लास्ट में लगने वाली चीजों को कहते हैं इन। इसी तरह से एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसके लास्ट में लगने वाला नामकरण के होता है आइन। ठीक है, अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कार्बन की श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। कार्बन, जब भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़ के एक सीधी संरचना, सीधी रेखा या चैननुमा संरचना का निर्माण करती है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन की श्रृंखलाएं। इसी प्रकार जब भी कार्बन परमाणु आपस से जुड़ के पेड़ की शाखानुमा संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बन की शाखाएं। और जब तीसरा ये है कि जब भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय अथवा वृत्त की आकृति का निर्माण करते, तो उसको हम कहते हैं वलय। तो ऐसा है कार्बन परमाणु इस वलय में इस कार्बनिक वलय में कार्बन परमाणु दूसरे अन्य तत्व के परमाणु के साथ भी संयोग करता है। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह वो होता है जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में आप OH अलग प्रकार के परमाणु जोड़ दो, जैसे OH परमाणु जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, इन सारे जो भी चीजों को आप जोड़ते हो तो इससे कार्बनिक यौगिक का अस्तित्व बदल जाता है, या उसमें जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। तो इनको ही हम कहते हैं प्रकार्यात्मक। जैसे प्रकार्यात्मक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल का जो भी सूत्र होता है कि लास्ट में OH लगता है, ये एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह पर OH लग जाता है, और इस नामकरण के लास्ट में यानी अनुलग्न में लगता है OL। ठीक है। अब हाइड्रोजन समूह में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। हाँ, ये पूर्व लगन में लगता है। जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हो तो उसके पहले लगता है। जैसे कि अब ये क्लोरीन, आपका क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो आएगा, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो आएगा, आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो आएगा, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो आएगा। ठीक है। उसी तरह जब जस्ट आगे कीटोन। कीटोन का जो अनुलग्न में नामकरण लगेगा उसको कहते हैं O यानी ऊन। ठीक है। और इसका जो भी सूत्र होता है ये ऐसा लिखता है डैश CO डैश। जबकि अब इसके आगे वाले में ही तो पढ़ाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो भी सूत्र होता है डैश COOH होता है। इसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड। आप भी जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे तो उसमें जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसमें लास्ट में लिखेगा ओइक एसिड। इसी तरह से आगे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में लगता है CHO, और इसमें लास्ट में लगता है अल। ठीक है। अब यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं समजातीय श्रेणी। तो जब भी कार्बन परमाणु श्रृंखला बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है तो उसमें कार्बन परमाणु का आणविक द्रव्यमान बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसमें जो भी विशेष गुण होते हैं उसकी वरीयता आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और दूसरा इसमें ये होता है तो समजातीय श्रेणी में जब भी होता है ना कि इसमें इसका समजातीय श्रेणी का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ठीक है। चूंकि समजातीय श्रेणी को आप संक्षिप्त करें तो समजाति अर्थात समान जाति से आने वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब अगला ध्यान दीजिए कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति।
जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको उसके नाम को लिखने के कुछ पद्धति होते हैं, तरीके होते हैं। तो इसमें लगभग 5-4 हम तरीकों को पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका हम ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना होता है तो उसमें हम सबसे पहले कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या को गिनते हैं, उसके अनुसार हम उसका नाम रखते हैं। जैसे एक कार्बन हो गया तो मेथ होगा, 2 कार्बन हो गया तो एथ होगा, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये दूसरा रूल ये कहता है कि हम ये देखते हैं कि कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है। यदि एक बंध उपस्थित है तो हम एन जोड़ लेंगे, 2 बंध उपस्थित है तो इन जोड़ लेंगे, अगर 3 बंध उपस्थित है तो आइन जोड़ लेंगे। जब ये कर लेते हैं तो इसके बाद हम अगला रूल कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि हम उस कार्बनिक सूत्र में हम ये देखते हैं कि उसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। अगर उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है तो हम उसका अनुलग्न अथवा उल्लग्न उस नामकरण में लिखते हैं। अब बचा लास्ट रूल कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लास्ट रूल। अब बचा लास्ट रूल ये कहता है कि जब भी कोई कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो भी प्रकार्यात्मक समूह है वो उसका जो भी पहले आने वाला अक्षर, जैसे इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, हाँ, अगर उस वोवल आ रहा है, वोवल यानी स्वर आ रहा है, अंग्रेजी का स्वर आ रहा है, तो उसमें आप जो भी आप नामकरण करेंगे, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ CH3OH। पहले सबसे पहले मैं CH4 लिखता हूँ, ये होता है मेथीन, ठीक है, MATHA यानी मेथीन। हाँ, अब इसमें मुझे इसको जोड़ना है कि चूंकि इसका अनुलग्न OL है, अब मैंने आपको ये बताया, तो इसमें जब आप मेथ ANE लिखेंगे, लेकिन इसमें से ई हटा के आप यहाँ पे ऐड करेंगे OL, तो ये बन जाएगा METHANOL, मेथेनॉल। समझ में आया? तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो हम अब आगे आके पढ़ रहे हैं कि कल छोड़िए, अब हम आगे आके पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म। पीछे हमने पढ़ चुका है कुछ, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें हम पहला पढ़ेंगे दहन को। दहन होता क्या है? दहन होता है ना, जब भी आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ के साथ जलाने को या ऑक्सीजन में रख के जलाने को हम दहन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन में रख के जलाते हैं तो उसमें उत्पाद के रूप में प्रकाश, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा नैप्थलीन को जलाने पर। नैप्थलीन को जलाने पर कजली धुएं के साथ पीले रंग का ज्वाला की प्राप्ति होती है। उसी तरह जब भी आप कपूर को जलाते हो तो वो भी पीले रंग की ज्वाला की प्राप्ति में होती है। अल्कोहल को जलाने पर, चूंकि अल्कोहल एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमें नीले रंग की ज्वाला प्राप्त होती है। संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं तो स्वच्छ नीले रंग की ज्वाला हमें प्राप्त होती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं तो कजली पीले रंग की ज्वाला के साथ हमें पीले रंग की ज्वाला हमें प्राप्त होती है। अब मैं आपको आगे इसमें बताना चाहूँगा कि जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन की कमी में जलाने पर वो भी पीले रंग की ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ करती है। जैसे मान के चलिए कि हमारे घर में स्टोव है, गैस है, ठीक है, कभी आपने देखा हो कि बर्नर तो वैसे नॉर्मली नीला रंग का जलता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा हो कि बर्नर हमारा पीले रंग के जलना स्टार्ट कर देता है। ये कारण ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, यानी ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में पाया नहीं जाता, इस कारणवश वो पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, जिसमें क्या होता है कि गैस का अधिक व्यय होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कोयले और पेट्रोलियम का दहन। देखिए, कोयले और पेट्रोलियम का जब भी आप दहन कराइएगा तो कोयले का दहन जब भी कराइएगा आप तो पीले रंग की एकदम स्वच्छ ज्वाला आपको प्राप्त होगी। उसी तरह जब भी आप पेट्रोलियम का दहन कराइएगा तो आपको नीले रंग की स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होगी। लेकिन क्या होता है कि कभी जो कोयला है या पेट्रोलियम, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन पदार्थ के रूप में मिले होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी इनका हम दहन कराते हैं, चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम हो, तो उसमें जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो तत्व हैं वो वायुमंडल में उपस्थित
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि प्रदूषक का है। ठीक है, अब इसके आगे आइए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण ये होता है कि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए एथेनॉल का ऑक्सीकरण, जब भी हम एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। जब भी एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। अब आगे पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें जुड़ने से नए उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक है। तो क्या होता है कभी भी ना, जैसे कि आप देखिए हम यहाँ पे लिए हैं एथीन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया या हाइड्रोजन को निकिल उत्प्रेरक के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथीन। ठीक है, तो यही अभिक्रिया तो निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। क्योंकि उत्प्रेरक होता क्या है? तो उत्प्रेरक वे तत्व अथवा पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन रासायनिक दर को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे वनस्पति तेल में। आगे पढ़ेंगे हम वनस्पति तेल में निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके हाइड्रोजन जोड़ने की क्रिया। ठीक है, को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। जब भी किसी वनस्पति तेल जो भी होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें जब भी हाइड्रोजन असंतृप्त वनस्पति एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हम निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस उसमें जब जोड़ते हैं तो उसकी क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चूंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है लेकिन असंतृप्त, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए यहाँ से हमने ये खत्म किया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी तत्व को और तत्व को हटा के उसके स्थान को ग्रहण कर ले, इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके केस में मैं समझाऊंगा मीथेन को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर। जब भी मीथेन को क्लोरीन के साथ आप गर्म करोगे या सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो क्लोरोमीथेन प्लस HCl गैस का निर्माण होगा। इसमें क्लोरीन क्या कर रहा है? इसमें क्लोरीन जो है मीथेन में से एक H को विस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर रहा है। समझ में आया? अब हम आगे आके पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिसमें एथेनॉल होगा और एथेनोइक अम्ल होगा। हम आगे पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। चलिए एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। चलिए हम इसके आगे पढ़ेंगे एथेनॉल का गुणधर्म। एथेनॉल का क्या गुणधर्म होता है? तो एथेनॉल को सामान्यतः हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग हम टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप या मादक पेय पदार्थों में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे एथेनॉल का अभिक्रिया। जब भी एथेनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे एथेनॉल की अभिक्रिया से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो जब भी एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो जब भी एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण एथीन और जल के अणु का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। हम आगे पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल
एथेनोइक अम्ल का उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में यानी अचार को बचाने के रूप में करते हैं। एथेनोइक अम्ल जो भी आप सिरका खाते हो उसका सिर्फ 3 से 4% एथेनोइक अम्ल का विलयन को हम कहते हैं अचार सिरका। ये यहाँ तक ये बात, चूंकि एथेनोइक अम्ल का जो भी गलनांक है क्वथनांक है 290 केल्विन होता है। इस कारण से क्या होता है ठंड के दिनों में ये जमना स्टार्ट कर देता है, एथेनोइक अम्ल जमना स्टार्ट करता है, जिस कारण इसे ग्लेसिएटिक अम्ल भी कहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेरीकरण। स्टेरीकरण होता क्या है? जस्ट एस्टर जब भी एथेनोइक अम्ल और एथिल एथेनॉल की अभिक्रिया हम आपस में कराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अब एस्टर का उपयोग क्या होता है? एस्टर में मृदु खुशबू उपस्थित होती है, तो एस्टर का उपयोग करते हैं हम इत्र की कंपनियों में या इत्र बनाने में। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। जब भी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट नाम का एक पदार्थ का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब भी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम साबुन का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर। जब भी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से हम कराते हैं तो निर्माण होता है सोडियम एसीटेट, या दोनों के केस में इन दोनों के केस में हमारा निर्माण होता है सोडियम एसीटेट का। ठीक है, जिसका सूत्र होता है इसको मैं लिख ही देता हूँ इस वाले पूरे अभिक्रिया को। जब भी हम कराते हैं CH3 COOH प्लस Na2 CO3 तो बनता है CH3 COOH Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस जल के ये इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या होता है? तो साबुन होता है ना जब भी ना कार्बनिक अम्ल की सबसे लंबी श्रृंखला का सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होता है कि कार्बन श्रृंखला के जो लंबी कार्बन श्रृंखला में सल्फोनिक लवण को हम अपमार्जक कहते हैं। साबुन का उपयोग हम मैल को हटाने, साबुन और अपमार्जक का उपयोग शरीर से मैल को हटाने के लिए करते हैं। साबुन जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ अभिक्रिया साबुन जो है वो नॉर्मली वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता और हमारे शरीर से अच्छे तरीके से मैल को हटाता है। जबकि अपमार्जक है ये कठोर जल में कार्य करता है, हमारे शरीर से हमारे शरीर से मैल निकालने का कार्य करता है। साबुन जो है कठोर जल से अभिक्रिया करके कम यानी चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि अपमार्जक ऐसा कार्य नहीं करता। अब आगे पढ़ेंगे मिश्रिल संरचना। मिश्रिल संरचना होती क्या है? जब भी ना मैंने आपको बताया कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का सोडियम लवण है, तो जब भी क्या होता है कि उसका जो आयनिक भाग है, जब भी हम इनको साबुन को जल में मिश्रित करते हैं तो जल का जो साबुन का जो आयनिक भाग है, ठीक है, ये सॉरी साबुन का जो आयनिक भाग है वो एक हिस्सा तेल के साथ तथा दूसरा हिस्सा एक लास्ट में बचा है इसकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मिश्रिल संरचना
तो मिश्र संरचना होती क्या है? तो जो हम मैल को बाहर निकालने वाली संरचना को मिश्र संरचना कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताया कि जो भी अपमार्जक हुआ या साबुन हुआ, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण है। तो जो आयनिक भाग है, जो भी सोडियम लवण का आयनिक भाग वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि दूसरा भाग तैलीय मैल के वसा से कार्य करता है, जिसके कारणवश हम भी जब भी कपड़े धोते हैं तो उसे मैल बाहर निकलने का कार्य करती है। उम्मीद होगा कि आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और आगे शेयर करते रहें, जिससे हम अपने वीडियो को और अच्छे माध्यम से बनाते हुए आपके पास पहुंचाते रहें। ठीक है।